कभी कभी सबसे बेहतरीन खोजें बिल्कुल भी योजनाबद्ध नहीं होती। कुछ समय पहले हम संयोग से इस जगह से गुजरे थे और उसी पल से मुझे पता था कि मुझे इसे एक्सप्लोर करना है और इसे कैमरे में कैद करना है। पेड़ों के बीच छिपा एक फ्रेंच हवेली जो साफ तौर पर सालों से अनछुई थी। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। तो उसी शाम मैंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो लगभग दंग रह गया था। मैं अभी अभी किस जगह आ गया हूँ। हर दीवार पर ऐतिहासिक पेंटिंग्स, बेडरूम्स जो किसी और ही दुनिया के लग रहे थे, एंटीक फर्नीचर जैसा मैंने इतने सालों की खोज में शायद ही कभी देखा हो। यह सिर्फ एक छोड़ा हुआ घर नहीं है, यह फ्रांसीसी इतिहास का पूरी तरह से संरक्षित टुकड़ा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इन कमरों में चलता गया, एक सवाल मुझे बार बार परेशान करता रहा। कौन इस तरह रहता था? इतनी दौलत कहां से आई? इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी पर घंटों रिसर्च की और जो कहानी मुझे मिली वो सच में सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है जिसे हमने कभी कवर किया है। एक परिवार जिसने दौलत विरासत में नहीं पाई बल्कि खुद बनाई। पैसा जो फ्रांस से बिल्कुल नहीं आया बल्कि दुनिया के दूसरी तरफ से आया, और इतिहास का एक ऐसा पल जिसने ये सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस शानदार संपत्ति को देखते हैं। लो, आप लोग यहाँ हैं। आप लोग तो पहले ही खोजबीन के बीच में हैं। आपको अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपको वो कमरा नहीं देखना था जो आप अभी देख रहे हैं। वो तो वीडियो में बाद में दिखाया जाएगा। हमें सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के हॉलवे में जाना है। कमाल है। सभी का फिर से स्वागत है ब्रोज ऑफ डीके पर। मैं लेस्ली हूं और आज मैं आपके लिए कुछ बेहद शानदार लेकर आया हूं। हम फ्रांस के एक 19वीं सदी के उत्तरार्ध की हवेली में खड़े हैं जो महसूस होती है और अब भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी ये पहले हुआ करती थी। और मैं आपको ये जगह दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो आज मैं फिर से अकेले ही घूम रहा हूं। मैं फ्रांस में हूं अभी। चलो देखते हैं। 002 002 सुबह में। और मैं इस प्रॉपर्टी को अकेले आप लोगों के साथ यहाँ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। मुझे अकेले छोड़ी हुई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए बहुत शांतिपूर्ण अनुभव है। इन जगहों पर रात में अकेले रहना मेरे लिए अब एक तरह का मेडिटेशन जैसा हो गया है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए, उनकी हालत डर के मारे खराब हो जाती। लेकिन मुझे इससे बहुत शांति मिलती है किसी वजह से। तो हाँ, मेरे साथ फ्रांस में इस खूबसूरत रात की खोजबीन पर चलिए। और चलिए इस जगह से होकर चलते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरा हॉलवे दिखाऊं, पहले यहां इसे देख लेते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोने में ये छोटा सा दरवाजा हमें कहां ले जाएगा? मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग पहले ही अंदाजा लगा चुके होंगे, लेकिन मैं बस ले चलता हूं और इसे आपके लिए खोलता हूं और दिखाता हूं कि ये यहाँ क्या है। दोस्तों, ये है, हाँ, आप इसे देख ही रहे हैं, ये बोर्गोनवा के नीचे एक बेसमेंट है। फ्रांसीसी हवेली। और एक अच्छे तहखाने के बिना फ्रांसीसी हवेली क्या है? ये बहुत नीचा है। मुझे यहाँ नीचे जाने के लिए झुकना पड़ता है। और मुझे ये बेसमेंट बिल्कुल पसंद है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, ये सिर्फ एक बेसमेंट नहीं है। ये दोस्तों एक पूरा शराब का तहखाना है जिसमें सैकड़ों बोतलें अभी भी यहाँ छोड़ी हुई हैं। इसे देखो, ये सभी अभी भी अपने बक्सों में हैं। संभवतः उस समय से जब इन्हें समुद्र पार करके इस संपत्ति तक लाया गया था। मेरा मतलब है, ये कास्केट्स तो ऐसे लगते हैं जैसे ये किसी समुद्री डाकू के जहाज पर रही हूं या कुछ ऐसा ही। मेरा मतलब है, शायद ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा, लेकिन इन्हें शायद फ्रेंच उपनिवेशवाद के समय में ट्रांसपोर्ट किया गया था और इसमें उनकी भागीदारी ने निश्चित रूप से उन्हें ऐसे कास्केट्स दिलवाए। ये दिखते हैं, ये 20 और 30 के दशक के लगते हैं। काफी पुराना है। संन्यास भी पुराना है। सैकड़ों और सैकड़ों बोतलें अब भी तहखाने में पड़ी हुई हैं। ये तो कमाल है।
यहाँ अब भी वाइन की खुशबू आ रही है। वाह, तहखाने के इस हिस्से में तो और भी ज्यादा बोतलें छोड़ी हुई हैं। जैसे कि इसे देखो, कॉर्क अभी भी लगा हुआ है। सालों में ये पूरी तरह से फफूंदी लग गई है और इसमें अभी भी एक लेबल है जो अब पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं, शराब अभी भी उसके अंदर ही है। मुझे नहीं लगता कि वो शराब अब भी अच्छी है। वो शराब जो लिटा कर रखी जाती है, जहां कॉर्क को थोड़ी हवा मिलती है। आमतौर पर वही शराब सबसे ज्यादा समय तक अच्छी रहती है। लेकिन जो शराब 50 से 100 साल पुरानी है, जैसे कि हम यहाँ बेसमेंट में देख रहे हैं, वो आमतौर पर अब पीने लायक नहीं रहती। सच कहूं तो मैंने इनमें से एक शराब पहले चखी है, लेकिन सिर्फ फोर्टिफाइड पोर्ट वाइन ही एक निश्चित समय के बाद अच्छी रहती है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल होता है। अगर आप मुझे किसी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में वाइन चखते हुए देखना चाहते हैं, तो ऊपर क्लिक करें और आप एक पुर्तगाली महल में पहुंच जाएंगे। मुझसे वादा करें कि आप बाद में ये वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ और भी ज्यादा बोतलें हैं जो सदियों से पूरी तरह फफूंदी लगी हुई हैं। हो, इसे देखो, जीन, परिवार के पिता। शायद वो कोई ऐसा था जिससे सच में बहुत ज्यादा मजा आता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, शराब पीने और शराब इकट्ठा करने में। और कभी कभी यहाँ जो वाइन हम देखते हैं, वो इस क्षेत्र की घर में बनी हुई वाइन भी होती हैं। मुझे लगता है बहुत समय में यह वही तहखाना है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा बोतलें देखी हैं, खासकर सबसे ज्यादा अनखुली बोतलें। मुझे लगता है अगर कोई वाइन प्रेमी या कोई वाइन विशेषज्ञ इस प्रॉपर्टी में होता, तो वो अभी पूरी तरह पागल हो जाता। ये संदूक जो यहाँ ऊपर हैं, ऐसे लगते हैं जैसे सीधे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से आए हों। ये तो एकदम फिल्म के प्रॉप की तरह लगते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि ये किसी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में यूं ही पड़ा हो। कई बार मैं समझ नहीं पाता कि जब हम इस वीरान दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, तो आखिर हम कहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। मैं तो उसे पूरी रात एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन हमारे पास अभी पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करनी बाकी है। चलो यहां ऊपर चलते हैं। ठीक है, और इससे हम वापस इस जगह के हॉलवे में आ जाते हैं। लो, हो गया, इसे बंद कर दो। और अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का हॉलवे दिखाता हूं, क्योंकि ये वाकई खास है। मुझे इस हॉलवे की दीवारें पसंद नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये काफी साधारण है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय जरूर कुछ तलवारें या सींग या खूबसूरत चीजें रही होंगी, यह लटकी हुई रही होंगी, क्योंकि यह दर्जनों हुक लगे हुए हैं जो अभी यहां हैं, अब इस्तेमाल नहीं होते। जब मैं इस गलियारे में आता हूं, तो सबसे पहली चीज जो मेरी नजर में आती है, वो है ये मूर्ति यहां पर। और मुझे लगता है कि ये दर्शाती है या कोई धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि उसके हाथ में एक चैपल या चर्च है, या एक टेम्पलर। लेकिन टेम्पलर असल में धार्मिक योद्धा थे। वाह, हाथ में तो तलवार भी है। ये एक खूबसूरत मूर्ति है। यहां नीचे कुछ शराब की बोतलें हैं, शराब रखने के लिए कुछ सुराही भी हैं। और फिर इस तरफ देखो, बिल्कुल पागलपन है। यह ऊपर हमारे पास परिवार का चिन्ह है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। मैं वहां ज्यादा पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां परिवार के बारे में बहुत सारी जानकारी है। और फिर नीचे एक शानदार कोट स्टैंड है जो ओक की लकड़ी से बना है, ठोस ओक की लकड़ी। उसमें नक्काशी और सब कुछ है। एक छोटा सा आईना है जिसमें आप अपनी हेयर कट देख सकते हैं। वैसे आपकी हेयर कट अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही। रात में अपनी हेयर कट देख सकते हैं, या फिर उस रात नहीं, बल्कि दिन में घर से निकलने से पहले। बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े स्तंभ यह दरवाजे के पास। ऊपर ये मूर्तियां जो घर में आने वाले लोगों को देखती थीं। यहां तक कि उस पर थोड़ा सा माजा हुआ सुनहरा काम भी है। मुझे लगता है कि यहां खड़े ये स्तंभ शायद घर जितने ही पुराने हैं। ये बिल्कुल खूबसूरत हैं। उसे देखो, यह दीवार पर पूरी तरह से तराशी हुई मूर्ति है।
इतनी सारी चीजें पहले से ही हैं देखने के लिए इस घर में। इस गलियारे में मैं अकेला नहीं हूं। यह लालटेन लटक रही है। यह कुछ ऐसा लगता है जो घर के सामने होना चाहिए, ना कि यहां गलियारे में। और फिर इस तरफ यह एक और वैसा ही विशाल स्तंभ है। वे विशाल दमकते सुनहरे स्तंभ। वाह! यहां इस अलमारी के ऊपर रखी इस सजावटी चीज को देखिए। यह ऐसा लगता है जैसे यह सीधा किसी चर्च से आया हो। उसमें फरिश्ते हैं। यह टुकड़ा वाकई शानदार है। मैं बस सोच रहा हूं कि ये यहां इस परित्यक्त जगह पर क्या कर रहा है। इस संपत्ति पर। वाह! अरे, ये तो पुरानी लकड़ी की तिजोरी है। और फिर हाँ, यहां गलियारे में चीजें खत्म ही नहीं होती। अरे, वो वहां क्या है? यह गलियारे में भी एक टॉयलेट है। वाह! ये तो कमाल है। ये सारी पुरानी फाइलें यहां खड़ी हैं। कास्ट आयरन की फायरप्लेस। यहां साइड में लिखा है कि ये अमेरिकन है। और इनमें ये छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। इसका डिजाइन है कुछ अलग ही है। यहां तक कि चूल्हा रखने की भी जगह है। उसके ऊपर बर्तन भी रख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते कि ये पीछे क्या है, ये फायरप्लेस प्लेट्स हैं। और ये कास्ट आयरन की फायरप्लेस प्लेट्स हैं। आमतौर पर इन पर परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, नीचे वाली प्लेट पर एक पारिवारिक चिन्ह है और ऊपर वाली प्लेट पर भी। और इन्हें किसी वजह से यह दीवार पर लगाया गया है। हॉलवे की दीवार पर। ठीक है। यह ऊपर भी कुछ सींग लगे हुए हैं। या आप इसे यहां भी देख सकते हैं। वहां फ्रांस का फ्लेयर डी लीस है, जिसके चारों ओर कुछ फरिश्ते हैं। और एक बहुत बड़ा सींग ऊपर। यह बहुत शानदार है। मुझे ये गलियारा पहले से ही बहुत पसंद है। मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या है। वाह! यह कुछ ऐसा है जैसे इस कमरे में एक बिस्तर हवा में उड़ रहा है। हाँ, आपको भी शुभ रात्रि। कृपया मुझे कोरोना मत देना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने का रसोई घर जो इस घर का हिस्सा था। यहाँ पर एक पंप भी है। आप यहाँ आकर पानी पंप कर सकते थे कुएं से। ऊपर यहाँ से रसोई में। और मुझे लगता है कि इस संपत्ति में अब यही एकमात्र रसोई बची है। जब ये जगह 1800 के दशक में बनी थी, तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। सारे बर्तन और पैन अभी भी यहीं रखे हुए हैं। वाह! वह चूल्हा एक सहारे से टिकाया हुआ है। शायद वो गिरने ही वाला है। ठीक है। तो यह कौन रहता था? अंदर मिले दस्तावेजों से कहानी चार्ल्स नाम के एक आदमी से शुरू होती है। पहले एक बात जल्दी से। ये वही है जो हमने इस घर के अंदर के कागजातों से जोड़ा है। हमारी जानकारी के अनुसार चार्ल्स ने यह हवेली 1880 के दशक में बनवाई थी। और बात यह है, ये कोई पुरानी रईसी दौलत नहीं थी, ना कोई पारिवारिक निशान, ना ही पीढ़ियों से चली आ रही विरासत। चार्ल्स अमीर फ्रांसीसियों के एक नए वर्ग का हिस्सा था। जमींदार, व्यापारी और राजनीतिक संबंध रखने वाले लोग। हमें 1906 का एक दस्तावेज भी मिला है जो उन्हें एक स्थानीय राजनीतिक समिति से जोड़ता है। लेकिन चार्ल्स ने एक चालाकी भरी चीज की और कुछ ऐसा किया जिसने आगे आने वाली हर चीज को आकार दिया। लगभग 1910 के आसपास उन्होंने परिवार की संपत्ति को विदेशी उपनिवेशों में निवेश करना शुरू कर दिया। फ्रेंच इंडो चाइना में प्लांटेशन, जो आज वियतनाम है, और यह काम कर गया। हमें 1929 का लाभांश का दस्तावेज मिला। हर साल उपनिवेशों से पैसा आता रहा। एक समय ऐसा आया जब यह परिवार मुश्किल से फ्रांस पर निर्भर था। यह पूरा घर, पेंटिंग्स, फर्नीचर, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ दुनिया के दूसरे छोर से आने वाले पैसे से खरीदा गया था। और जब तक वो पैसा आता रहा, यहाँ की जिंदगी शानदार थी। तो हाँ, अब चलिए घर के अंदर चलते हैं और आपको ये खूबसूरत हवेली दिखाते हैं।
ठीक है, चलिए इस जगह को देखते हैं। और जैसे ही आप यहाँ प्रवेश हॉल में आते हैं, सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वह है ये खूबसूरत मोड़दार सीढ़ियां हैं जो यहाँ दूसरी मंजिल तक जाती हैं। वाकई शानदार चीज है। और आप ऊपर टंगी हुई खूबसूरत पेंटिंग भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको इंतजार करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। और यहाँ इनका बेहद प्यारा प्रवेश हॉल है। ऊपर क्राउन मोल्डिंग है। इस जगह पर हर जगह शानदार लकड़ी का काम है और ये हमें आज एक शानदार प्रॉपर्टी की ओर ले जाएगा। ये वही कमरा है जहां वीडियो की शुरुआत में मैं आपको लेकर आया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंतजार करवाऊंगा। पहले मैं आपको यहां इस कमरे में ले चलता हूं और किसी तरह के डाइनिंग स्पेस में। नमस्ते, आप कौन हैं? किसी तरह के डाइनिंग स्पेस में वहां कुछ बहुत अजीब और बदसूरत है। एक भेड़ यहां खड़ी है इस डाइनिंग स्पेस में, ठीक है? गुड नाइट मैं कहूंगा। ओह, ये दरवाजा कहा जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही रास्ते की ओर जाता है। नहीं, हाँ है। यहाँ पीछे एक खिड़की है और वो खिड़की गलियारे में खुलती है। ठीक है, अजीब है। माफ कीजिए, मैं एक सेकंड के लिए ध्यान भटका बैठा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। मुझे बहुत गंभीर ADHD है और फिर मेरा ध्यान भटक जाता है। तो ये पहला कमरा जिसे हम देख रहे हैं अभी इतना शानदार नहीं है। मुझे पता है कि आपने इससे बेहतर कमरा पहले ही देख लिया है, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए, जैसे जैसे हम इस जगह में आगे बढ़ेंगे ये और भी बेहतर होता जाएगा। लेकिन मैं इस जगह में रखी कलाकृतियों को अच्छे से देखना चाहता हूँ। मैं इन लोगों के इतिहास को समझना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास एक स्प्रेम पेरनो है और यह शायद उस समय की कोई ऐसी चीज है जिसे आप खरीद सकते थे। यहाँ पर उन्होंने ये खूबसूरत अलमारी रखी हुई है। मुझे उसमें की गई नक्काशी बहुत पसंद है। ये ऐसे लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह से पत्ते निकल रहे हैं। वाह! और फिर यहाँ नीचे कैबिनेट यहाँ नीचे तक और आगे बढ़ी हुई है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। बहुत पुरानी किताबें हैं जिन पर सोने की परत वगैरह चढ़ी हुई है। और यह आपको संपत्ति के आंगन में ले जाएगा। और यहाँ हमारे पास वह मेज है जहाँ परिवार रात का खाना खाता था। यह काफी नया है। यह कपड़ा है, एक शिकार थीम वाला टेबल क्लॉथ, सुंदर चमकदार आईना। ये एक सेक्रेटरी डेस्क है, लेकिन अब यह खुलती नहीं है। ठीक है, इन कमरों में फर्नीचर के बहुत अजीब अजीब नमूने हैं। चलो देखें कि यह कपड़े के नीचे क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत मखमली हरी कुर्सी है। निश्चित रूप से हाल ही तक इस संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई केयर टेकर रहा है, लेकिन अभी वो इससे जुड़ा नहीं है। तो आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यह संपत्ति इतनी साफ क्यों है? ये छोड़ी हुई नहीं लगती, लेकिन यह निश्चित रूप से छोड़ी हुई है, वरना मैं यहां अंदर नहीं होता। लेकिन हाँ, अब इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक इसका एक देखभाल करने वाला था। ये सारी किताबें यहाँ संगमरमर की फायरप्लेस के ऊपर रखी हुई हैं। वाह, मुझे ये सच में बहुत पसंद है। इसे देखो, यह एक छोटी सी गद्देदार कुर्सी है। शायद ये किसी डॉल हाउस का सामान है जो यहाँ पीछे रखा है। अविश्वसनीय। यहाँ तक कि फायरप्लेस स्क्रीन भी है। इस घर की बहुत सी चीजें उस समय की हैं जब सभी लोग यहाँ रहते थे। जीन, क्लेयर और पॉल, तीनों पीढ़ियां। बहुत छोट बिल्ट इन कैबिनेट। नीचे कुछ गिलास रख दो। ठीक है, चलो कमरे को देखते हैं। यहीं पीछे। ये फिर से क्या था? वाह! हाँ, मुझे याद है कि जब मैं अंदर आया था तो शुरुआत में ये कमरा देखा था और ये एक बिस्तर है, शायद बच्चों का बिस्तर। यह दीवार में
तो क्लेयर जीन की बेटी थी और पॉल क्लेयर का बेटा था। और ये 3 पीढ़ियां हैं जिन्हें मैं इस घर में ढूंढ पाया। लेकिन निश्चित रूप से यहां सदियों में और भी बहुत से लोग रहे हैं। और यहां संगमरमर के आधार वाला फायरप्लेस है। और फ्रांस में हर कमरे में जाहिर है हमेशा अपना खुद का फायरप्लेस होता है। और अलमारियां हैं, अब बिना शीशे वाली अलमारी। यह ज्यादा कुछ दिलचस्प नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलविदा जनाब, हम इस जगह के गलियारे में वापस जा रहे हैं। और हाँ, ठीक है, अब दिखा ही देते हैं, समय हो गया है। मुझे पता है कि आप लोग उस कमरे में शुरू करना चाहते थे, लेकिन हम अभी इसे देखने वाले हैं। ये अब तक इस पूरी प्रॉपर्टी के मेरे सबसे पसंदीदा कमरों में से एक है। बस ये कमरा। फ्रेंच अभिजात वर्ग की झलक देता है। ये चीख चीख कर कहता है, वे जगहें जिन्हें हम सभी देखना पसंद करते हैं। और ये उन सबसे बेहतरीन कमरों में से एक है जिन्हें मैंने हाल ही में देखा है। ये बिल्कुल शानदार है। ऐसे कमरे में तो मुझे समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वहां से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां हमें फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक नेपोलियन दिखाई देते हैं। और नेपोलियन तो बिल्कुल ऐसे ही घर में रहने वाले इंसान थे। वो तो ऐसे घर में रह भी सकते थे। लेकिन नेपोलियन मुझे इन लोगों की कहानी की ओर भी ले जाते हैं, क्योंकि 1910 के दशक से ये घर 1870 के दशक में बना था और इसे जीन ने बनवाया था, जो इस संपत्ति के पहले मालिक थे। वो पहले से ही एक कुलीन व्यक्ति थे और उनके पास बहुत पैसा था। लेकिन 1910 के दशक में वे फ्रांसीसी इंडोचीन के औपनिवेशिक व्यापार में उतर गए और अपनी सारी दौलत औपनिवेशिक कारोबार में झोंक दी और फ्रांस के विस्तार के लाभ उठाने लगे। और सचमुच यही वो चीज थी जिस पर यह परिवार दशकों तक चलता रहा, जब तक कि 1950 के दशक में सब कुछ बिखर नहीं गया। यही वजह है कि आजकल हम इस घर को वीरान देखते हैं, क्योंकि अब इसे बनाए रखने के लिए पैसे नहीं बचे थे। ऐसे घर को चलाते रहने में बहुत पैसे लगते हैं और उन्होंने किसी समय अपने पैसे गलत संपत्ति में लगा दिए। और निश्चित रूप से उपनिवेशवाद भी सबसे न्यायपूर्ण चीज नहीं थी। तो हाँ, शायद किसी न किसी रूप में वे इसके हकदार भी थे। मेरा मतलब है वो उस समय की बात थी, तो शायद उन्हें पता नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यह घर विदेश से आए पैसों से बना था और वही इसकी बर्बादी का कारण बना। चार्ल्स के गुजर जाने के बाद उनकी बेटी एड्रियन ने इस संपत्ति की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने यहाँ इस घर के सुनहरे दौर के साल बिताए और वे यहाँ उन सभी घटनाओं के दौरान भी रहीं जो इसके बाद आईं। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी उपनिवेशी व्यवस्था बिखरने लगी और 1954 में वही हुआ। फ्रांस ने इंडो चाइना खो दिया, वियतनाम अपनी राह पर चल पड़ा और वे लाभांश जिन्होंने लगभग आधी सदी तक इस घर को संभाले रखा था, अचानक बंद हो गए। इस बारे में सोचिए, यहाँ फ्रांस में कुछ भी नहीं बदला, न कोई आग लगी, न कोई घोटाला हुआ, न ही इन दीवारों के भीतर कोई त्रासदी घटी। दुनिया के दूसरी तरफ चल रही एक जंग ने चुपचाप इस हवेली की जीवन रेखा काट दी। बाद में मिली चिट्ठियों से पता चलता है कि अगली पीढ़ी एमिली को वो करना पड़ा जो इस परिवार ने 50 सालों में नहीं किया था, एक सामान्य नौकरी करना। लेकिन ऐसी हवेली सिर्फ तनख्वाह से नहीं चलती। नौकर चाकर गायब हो गए, मरम्मत रुक गई, कमरा दर कमरा परिवार पीछे हटता गया, जब तक हवेली इतनी बड़ी, इतनी महंगी और इतना बोझ बन गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। एड्रियन का निधन 70 के दशक की शुरुआत में हो गया और उसके कुछ समय बाद दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। चित्र, बेडरूम और फर्नीचर वहीं के वहीं रह गए जहां पैसे ने उन्हें छोड़ा था। ठीक है, अब नेपोलियन पर वापस आते हैं। आप उसे यहां देख सकते हैं, दीवार पर लटकते हुए खड़ा है। और फिर यहाँ नीचे हमारे पास ये सारी बंधी हुई किताबें हैं जो बस यूं ही यहाँ खड़ी हैं। मुझे यहाँ की यह व्यवस्था भी बहुत पसंद है। इसके बगल में ये 2 फूलदान रखे हैं, बहुत शानदार हैं। क्या मुझे आधी रात को पियानो बजाना चाहिए? मेरा मतलब है, चलो कम से कम इसे खोलते हैं। वाह, ये एक शानदार पियानो है, पेरिस से जर्मनी। मेरा मतलब, अगर कोई रात के बीच में इस घर से पियानो की धुन सुनता है तो शायद वो सोचेंगे कि यहां भूत हैं। लेकिन सुनो, सच कहूं तो मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है और मैं हमेशा यही सोचूंगा कि ये कोई पागल खोजी है मेरी तरह।
जो बस रात में किसी सुनसान घर को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये पर्दे बहुत पसंद हैं। ये कमाल है कि इन्हें किस तरह से डिजाइन किया गया है और वहां रस्सी से कैसे टांगा गया है। इसका स्टाइल वाकई शानदार है। और यही वो जगह है जहां मैंने आप लोगों को पहले भी देखा था। हम चाहते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां साइड में एक छोटा सा बिल्ट इन कैबिनेट था और मुझे लगता है कि यहां पर उन्होंने किसी तरह का एल शेप मोड़ बनाया था। पता नहीं यहां पीछे क्या है। हाँ, यह निश्चित रूप से एक एल शेप मोड़ हो सकता था, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि इस कैबिनेट का उद्देश्य क्या था। यह भी हो सकता था सिर्फ स्टोरेज के लिए। रंगीन कांच की खिड़कियों के साथ इसके आगे की तरफ, क्या यह कमाल नहीं है? यहां एक छोटी सी मेज साइड में है और फिर हम इस घराने के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को देखना शुरू करते हैं। जाहिर है मुझे अभी तक सभी लोगों के नाम नहीं पता हैं। हमारे पास जीन, क्लेयर और पॉल हैं, लेकिन इससे आगे मुझे नहीं पता। ये शायद जीन हो सकता है। इनका जन्म 1870 के दशक में हुआ था, नहीं उससे भी पहले, क्योंकि उन्होंने ये घर 1870 के आसपास बनवाया था, तो शायद उनका जन्म उससे भी पहले हुआ होगा। हमारे पास यहाँ पर्दे के हैंगर भी हैं, अभी भी शानदार हालत में हैं, जैसे लगभग छुए ही नहीं गए हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह, वो गद्देदार बेंच जो कमरे के बीच में रखी है, उसके ऊपर दो बहुत नए दिखने वाले कुशन रखे हैं। ठीक है, और यहां पर एक पर्दा भी बचा हुआ है और मेज, यहां मोज़ेक जड़ाई वाली मेज। मुझे पहले ही कहानी का एक हिस्सा यहां मेज पर रखे अखबारों से मिल गया है और इससे मुझे उस समय उनके औपनिवेशिक व्यापार में निवेश के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इस बहुत ही शानदार गद्देदार कुर्सी को देखिए। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का जानवर दिखाया गया है, लेकिन यह वाकई शानदार है। और यहां हम एक को देख सकते हैं जिसमें एक लोमड़ी और एक हंस है। यह शायद सबसे शानदार गद्देदार कुर्सियों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। यहां एक दीवार पर लगा लैंप है जिसमें एक आईना भी लगा हुआ है। यार, मैं इस जगह का खूब आनंद ले रहा हूं। वो एक सुंदर महिला है, वो शायद क्लेयर हो सकती है, शायद। और फिर हमारे पास यहां नीचे एक तस्वीर है। हाँ, वो निश्चित रूप से क्लेयर हो सकती थी। वो थोड़ी छोटी दिख रही है। वो जीन की बेटी हो सकती थी। यह आईने के ऊपर भी वो पर्दा बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज रात मैं किस घर की खोजबीन कर रहा हूं। यह पागलपन है। शानदार इतालवी फायरप्लेस, इसके चारों ओर ये टाइल्स, ये कुछ और ही है। और आप इस घर में थोड़ा सा अरबी प्रभाव मेज में ही नहीं, इसमें भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक चाय की केतली है, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्जीरिया के औपनिवेशिक कारोबार और वहां के बागानों वगैरह में भी बहुत निवेश किया था, तो शायद ये चीजें उसी समय की हैं और वे इन्हें यहां अपने घर लेकर आए थे। वाह, एक शानदार मेज पर भी रखा हुआ है। यह आदमी थोड़ा गुस्से में लग रहा है। मैं आज रात उससे सामना नहीं करना चाहता। और यहां हम उसे फिर से देख रहे हैं। वाह, यह कमाल है। मैंने यहां पीछे यह दरवाजा देखा। यह एक बिल्ट इन अलमारी है जहां इन कैंडेलाब्राओं में से कई रखी जाती हैं। हाँ, ठीक है। दिलचस्प, खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत कमरा। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। यह वाकई कुछ अलग ही है। और फिर उस पियानो को एक बार और देखना, आगे बढ़ने से पहले। यह दीवार पर लगा एक और लैंप है। ठीक है, मुझे आपको घर के अंदर की सारी वॉलपेपर भी दिखानी है। बिल्कुल, वहां एक और शानदार वॉलपेपर है।
यहाँ साइड में एक छोटी सी दरवाजा भी है, बीच में एक छोटा सा बिल्ट इन कैबिनेट भी है। वाह, ठीक है। मैंने अभी अभी वो सीढ़ी मिस कर दी और सीधे इस कमरे में गिर गया। और इस कमरे में एक बिस्तर रखा हुआ है, जैसे ऐसे ही आराम से कोने में रखा हुआ है। और ये चीज आप अक्सर फ्रांस में देखते हैं, जहां कमरों के बीच मतलब हॉलवे में बिस्तर होते हैं या बेडरूम आपस में जुड़े होते हैं। लोग, मेरी राय में उस समय लोगों के पास बहुत कम प्राइवेसी थी, और मुझे लगता है कि प्राइवेसी की कमी का संबंध धर्म से था, क्योंकि धर्म में यह कहा गया था कि निश्चित रूप से यौन संबंध सिर्फ शादी के भीतर ही बनाए जाने चाहिए वगैरह। तो ये उन जगहों पर रहने वाले लोगों को नियंत्रित करने का एक तरीका था, और उन्होंने सचमुच इसे डिजाइन करके किया था। ऐसा नहीं था कि बस कह दिया गया हो कि ऐसा मत करो, नहीं, सचमुच इन घरों की बनावट ही ऐसी थी कि आप अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहां हमारे पास एक तरह का स्लेट बेड है, जिसके साथ बहुत ही बड़ा तकिया है। यह इतना बड़ा तकिया क्या है? बस पुराने समय का एक बीन बैग है। यह कमाल का है। इस कमरे का वॉलपेपर को देखो। क्या यह बेहद दिलचस्प नहीं है? वाह, यह कमाल है। और साथ ही एक फायरप्लेस भी, कुछ स्टोव्स भी वहां हैं। यहां ऊपर एक मार्बल फायरप्लेस है, और यहां इन कागजों से ही मुझे इस प्रॉपर्टी का ज्यादातर इतिहास मिला। यह बहुत बहुत विस्तृत है, और इसमें यह भी बताया गया है कि करीब 1954 के आसपास जब अल्जीरिया गिर गया और अल्जीरियाई युद्ध शुरू हुआ, तो अधिकांश उपनिवेश साम्राज्य बिखर गया और उनके पास अब भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और इसमें यह भी कहा गया कि इस घर की आखिरी पीढ़ी जैसे पॉल को फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ी। तो उस समय की यही हकीकत थी। मेरा मतलब है, आजकल हमारे भी अपने समस्याएं हैं, लेकिन उस समय के लोगों की भी अपनी समस्याएं थीं। उनके उपनिवेश साम्राज्य गिर गए और उनके पास अब भरोसा करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। वे अब वो ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं जी सकते थे। और ये बहुत दिलचस्प है, और शायद यही वजह है कि इन घरों में से बहुत सारे घर अब वीरान पड़े हैं। इस अलमारी को यहां देखो। बहुत बढ़िया। मैंने अभी तक इस अलमारी के अंदर नहीं देखा है। मेरा मतलब है, मैं इस घर के अंदर की हर चीज खोलना चाहता हूं। बिल्कुल। और ये वाला भी अभी भी भरा हुआ है, और सामान वगैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह, एक चाबी जिस पर एक नोट लगा है, एक नोट जो अब मुश्किल से पढ़ा जा सकता है। ठीक है। पीछे यह क्या है? यह कमरा इतना दिलचस्प नहीं है। वह अच्छी सी फायरप्लेस है। ठीक है। अब ऊपर चलकर इस घर के ऊपरी ज्यादा निजी हिस्सों को दिखाने का समय है। साथ ही ऊपर और भी ज्यादा खूबसूरत बेडरूम्स हैं। और इस आदमी को देखिए जो इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। ये किसी वकील या फिर फ्रांस की क्रांति के समय के किसी राजनेता जैसे लगते हैं। ठीक है। और अब हम घर की ऊपरी मंजिलों पर आ गए हैं। हमारे पीछे उस गलियारे और सभी तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। वहां पर नेपोलियन की एक और तस्वीर भी है। ऐसा लगता है कि नेपोलियन इस घराने के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। क्या आप पॉल हैं? क्या आप जा हैं? मुझे नहीं पता आप कौन हैं। इसके नीचे भी कोई नाम नहीं लिखा है। इस घर में हर किसी का सही ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करना काफी मुश्किल है। यहां एक छोटी लड़की है, ले बिट्टी, शैपेरॉन रूज। मुझे ठीक से नहीं पता इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है छोटा शैपेरॉन, चूहा। लेकिन मुझे नहीं पता शैपेरॉन का मतलब क्या है। किसी को पता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। शैपेरॉन। ठीक है। और अब हम पहले बेडरूम में आ गए हैं, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वाह, इस जगह में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और जानने के लिए भी बहुत कुछ है। खूबसूरत। मैं सबसे पहले देखना चाहता हूं कि ये अलमारियां यहां क्या हैं। वाह, अरे,
बिस्तर पर क्या पड़ा है? क्या वो एक मुर्गी है? ये मुर्गी नहीं है। वो किसी औरत के लिए बना गोल सिर है। लेकिन इन दरवाजों के पीछे यहां एक पूरा बेडरूम है। यहां कौन सोता होगा? ये उसी कहानी से जुड़ा है जो मैं पहले बता रहा था। इन फ्रेंच घरों में सचमुच किसी को भी प्राइवेसी नहीं मिलती थी। उस समय प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं थी। प्राइवेसी तो कोई लग्जरी भी नहीं थी। वो बस थी ही नहीं। यहां रहने वाले इन अभिजात लोगों के लिए भी नहीं थी। मेरा मतलब है, यहां इस अलमारी के अंदर यह बिस्तर बहुत खूबसूरती से फिट हो जाता है। वाह! और जब आप इसे बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर वाला इंसान सचमुच इस अलमारी के अंदर कैदी बन जाएगा। आप सचमुच उन्हें वहां बंद कर सकते हैं। और क्या यहाँ पीछे एक और बेडरूम है? नहीं, यह सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस है। लेकिन मुझे कहना होगा, यह बहुत ही दिलचस्प स्टोरेज स्पेस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे बेडपैन रखे जाते हैं, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि बेडपैन क्या होते हैं। बेडपैन को पुराने समय में बिस्तर के पास रखा जाता था और रात में शौच या पेशाब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, आप टॉयलेट नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे मामलों में टॉयलेट बहुत दूर होता था। वहां सिर्फ एक या दो टॉयलेट होते थे, या कभी-कभी टॉयलेट बाहर होते थे, और तब भी टॉयलेट तक पहुंचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। वाह! इस घर में हर जगह चाबियां लटकी हुई हैं। यह पागलपन है। और फिर यहां हमारे पास पूरा बिस्तर अभी भी खड़ा है। मेरा मतलब है, मुझे स्लेट वाले बिस्तर इससे ज्यादा पसंद हैं। मेरी राय में यह बिस्तर थोड़ा सा साधारण है, लेकिन फिर भी यह बहुत सुंदर है। यहां बगल में एक महिला की तस्वीर है। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। और फिर यहां हमारे पास महोगनी की लकड़ी से बनी एक सेक्रेटरी डेस्क भी है। आइए देखें, क्या हम इसे खोल सकते हैं? यह रास्ता बनाता है। बहुत ज्यादा शोर करता है। ये रात में बहुत ज्यादा शोर करता है। जो लोग सो रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूं। यह तस्वीर कमाल की है। इस आदमी के गलमुच्छे देखो, कमाल है। यह बहुत बढ़िया है। यहाँ ऊपर सारी किताबें और सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, मुझे सेक्रेटरी डेस्क बहुत पसंद है, क्योंकि आप सेक्रेटरी डेस्क में से कंपार्टमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। और कभी-कभी यहाँ अंदर छुपे हुए कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता कि क्या ये भी एक सेक्रेटरी डेस्क है जिसमें छुपे हुए कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन आमतौर पर मुझे इन चीजों के अंदर बहुत कमाल की चीजें मिलती हैं। ठीक है, मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ने वाला हूं। और फिर हमारे पास वहां एक शानदार फ्रेंच अपहोल्स्ट्री वाली कुर्सी रखी हुई है, और हर जगह मूर्तियां रखी हुई हैं इस पूरे स्थान पर। यहां पर हमारे पास एक तरह की टेम्पलर या शूरवीर की मूर्ति है। उसके नीचे एक बहुत ही शानदार फायरप्लेस है। वाह! ठीक है, इस तरफ हमारे पास एक और दरवाजा है। या यह पीछे एक और दरवाजे की ओर जाता है। ठीक है, मैं कहां जा रहा हूं? यह एक और कमरे की ओर जाता है, इस संपत्ति के अंदर। मुझे नहीं पता था कि यहां ऊपर एक और कमरा है। वाह! और ये वाला बाकी कमरों की तुलना में काफी कम शानदार दिखता है। क्या ये इस संपत्ति का नौकरों का कमरा रहा होगा? ये बहुत बहुत दिलचस्प है। मैं उस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। मुझे ये छोटी चूहिया बहुत पसंद है। ये अलादीन के उड़ने वाले कालीन जैसा लग रहा है। ठीक है, माफ कीजिए, कभी-कभी मेरा दिमाग इधर-उधर चला जाता है। वाह! यहाँ पर पंख हैं जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं। उनकी छतरी, उनके सूटकेस, सब कुछ। इसके अलावा ये छोटे चूल्हे यहाँ बड़े फायरप्लेस के पास रखे हैं। ऐसा लगता है कि इसे आग लगने के बाद यह बगल वाले बेडरूम के बाद उठाया गया है। और इसमें सिर्फ एक साधारण स्लेट का बिस्तर है जो अभी भी बना हुआ है।
सारे कुशन और बाकी सब कुछ अभी भी उसके ऊपर ही हैं। क्या दिलचस्प कमरा है। ठीक है, यहां ये दीवार में बनी अलमारियां हैं जिन्हें आप मुश्किल से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इस वाली को देखिए, ये अब तो खुलती भी नहीं है। और फिर यहां एक और है। ठीक है, और इससे एक छोटा सा बिल्ट इन कैबिनेट खुलता है जिसमें अब भी एक जैकेट टंगी हुई है। वाह, ये तो पागलपन है। और हमारे पास यहाँ एक और दरवाजा भी है जो हमें एक और कमरे में ले जाता है। चलो देखते हैं क्या ये खुला है। हे भगवान, हे भगवान, हम अभी कहां आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम इतिहास में 500 साल पीछे चले गए हों। इधर इस बिस्तर को देखो, मैं इसकी खूबसूरती से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया हूं। स्लेट महोगनी बिस्तर के साथ कैनोपी बेड, इसके नीचे और यहां तक कि छत भी। वाह, देखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जहां हम अभी अभी आए हैं वो उनका नौकरों का इलाका था। जाहिर है उन्होंने उपनिवेशवाद से बहुत पैसा कमाया। ये अब नहीं खुलता। ठीक है, यहां की ओर कुछ कदम लूंगा और आपको फायरप्लेस दिखाऊंगा। उसके अंदर जो विशाल प्लेट है, जैसा कि हमने नीचे हॉलवे में भी देखा था, वहां एक सुंदर कुलचिन्ह भी है। काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और यह ऊपर बहुत सारी धार्मिक वस्तुएं हैं। यीशु मसीह का क्रॉस, जिस पर ऊपर यीशु मसीह की बहुत टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। ये सारी धार्मिक चीजें यहां ऊपर खड़ी हैं। ऐसा क्या है? टूटे हुए टुकड़े, किसी तरह का बर्तन। यह धौकनी यहां फायरप्लेस के पास। यह कितना अजीब है। मैं अब यहां के बगल वाले कमरे को देखने जा रहा हूं। और ये घर का कोई स्टोरेज स्पेस जैसा है। यहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें छोड़ी गई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात, मैंने देखा है कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और सोचते हैं कि जाहिर है मैं इस हैंडसम लड़के को भविष्य में फिर से देखना चाहता हूं, तो नीचे जाएं और देख लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, चाहे आप नियमित दर्शक ही क्यों ना हो। नीचे जाएं और चेक करें, क्योंकि कभी कभी YouTube हमें बिना वजह अनसब्सक्राइब कर देता है। और मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहता हूं, और मैं अपना काम लगातार करते रहना चाहता हूं। यह खूबसूरत काम जो मैं अपनी जिंदगी भर करना चाहता हूं। और ये तभी हो सकता है जब आप नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जिस कमरे में मैं दाखिल हुआ वह पूरी तरह से एक स्टोरेज एरिया है, और मुझे लगता है कि यह इस प्रॉपर्टी के नौकरों के लिए किसी तरह का वर्किंग एरिया भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रखा हुआ वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ स्पिनिंग व्हील्स हैं, यहाँ बंधी हुई मैगजीन्स भी रखी हैं। इस घर को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, यहाँ उन सब तरह की अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। यहाँ ठीक इसी तरफ फायरप्लेस के औजार रखे हुए हैं। ओह, यहाँ तक कि एक बेल्ट भी है जिस पर आप शॉटगन के कारतूस लगा सकते थे, और एक टैक्सीडर्मी पक्षी भी है। मेरा मतलब है जो भी नाम लो। और शायद वो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। वाह, यहाँ तक कि ये संदूक भी। मैं सोच रहा हूं इनके अंदर क्या है।
हाँ, ये पूरी तरह से घर के सभी कंबलों से भरे हुए हैं। सारे कंबल जिन्हें बदलना था। मैं इस वाले के अंदर भी देखना चाहता हूं। वाह, ये भी वॉलपेपर के टुकड़ों वगैरह से भरा हुआ है। फर्नेस एंड पिंसो, तो ये आपके पेंसिल्स को साफ करने के लिए है। मुझे लगता है आपके पेंट ब्रश के साथ, माफ कीजिए। फ्रेंच में यही लिखा है। वाह, बहुत ही शानदार स्टोरेज एरिया है जिसमें हम अभी अभी आए हैं। ठीक है। और मैंने एक और चीज देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। लेकिन क्या मुझे इसे घुमाना है या बस दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देना है? हाँ, ये तो बहुत फंसा हुआ है। ओ, यहाँ एक अटारी भी है। ठीक है, मैं बाद में इस अटारी में आऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ऊपर की मंजिल पर मौजूद आखिरी कुछ बेडरूम्स दिखाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए इस गलियारे में आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब है, इसका एक हिस्सा बस स्टोरेज के लिए है। यह दीवार पर हमें एक किले की तस्वीर दिख रही है और फिर ये दरवाजे बहुत बहुत जाम हैं। ये हमें आगे ले जाते हैं। ये हमें कहां ले जाते हैं? मैंने सोचा था कि यह एक और बेडरूम है, लेकिन असल में हम अभी एक बहुत ही साधारण से बाथरूम में आ गए हैं, जिसमें अब भी उस पाउडर की खुशबू आ रही है जो आप चेहरे पर लगाते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पीछे क्या है? वो उसी बेडरूम में वापस जाता है जिसमें हम अभी थे, जिसमें सफेद बिस्तर है। वाह, यहां अभी भी वैनिटी टेबल्स रखी हुई हैं, जहां घर की महिलाएं क्लेयर समेत अपना मेकअप किया करती थीं। यहां पर एक सिंक भी है जो मुझे काफी हैरान करता है, जैसा कि मैंने कहा था, और वहां नीचे भी थोड़ी गंदगी है, तो इससे लगता है कि उन्होंने सफाई की थी। उन्होंने इस घर को थोड़ा मॉडर्न भी किया है। आप यहां भी देख सकते हैं दीवार के सॉकेट से। मैं कोशिश करता हूं, जाहिर है ये काम नहीं करते, लेकिन दीवार के सॉकेट से आप देख सकते हैं कि बिजली बाद में जोड़ी गई है। उन्होंने ये काम काफी अच्छे से किया है, हालांकि उन्होंने ये लकड़ी के इस्तेमाल किए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के चैनल जिनमें आप केबल डालते हैं, और इससे यह थोड़ा सा बेहतर दिखता है। यहां देखिए, हॉलवे के अंत में भी उस पर्दा के साथ कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और फिर हम एक और जगह में जा सकते हैं। वाह, मुझे बहुत 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 पसंद आया वो बिस्तर वहां कोने में। क्या हम अभी एकदम फ्रेंच अंदाज वाले कमरे में नहीं आ गए? उसके चारों ओर पर्दे लगे हुए और बिस्तर सचमुच कोने में रखा हुआ है। अगर मुझे अपने लिए एक बेडरूम चुनना होता, तो वो जरूर इनमें से कोई एक होता। कैनोपी बेड या दीवार में बना हुआ बेड। और मुझे लगता है कि मुझे दीवार में बना हुआ बेड कैनोपी बेड से भी ज्यादा पसंद है। क्या खूबसूरती है दोस्तों, क्या जबरदस्त खूबसूरती है। वाकई कमाल की है। स्पाइडर, मकड़ी के जाले यहां हर जगह हैं, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये जगह छोड़ी हुई नहीं है। मैं इस बिस्तर को सच में हमेशा के लिए देखता रह सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये किसी बच्चे के लिए नहीं था। लेकिन इस बिस्तर की लंबाई काफी छोटी है। उस समय के लोग हमसे थोड़े छोटे कद के हुआ करते थे, और जाहिर है मैं भी डच हूं, तो मैं दुनिया के सबसे लंबे कद वाले लोगों के समूह से हूं, भले ही मैं खुद इतना लंबा नहीं हूं। यहां पर पेंटिंग स्टैंड है, और यहां तक कि एक रोजरी भी। हाँ, वे निश्चित रूप से बहुत ही धार्मिक भी थे। वहां नीचे उस अलमारी को देखो, वो दराज। यहां हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है, या नहीं, उन्हें भी हॉलवे में दिखाया गया था। ये वाली ऊपर की मंजिल के हॉलवे की शुरुआत में थी, और उसे उस लिविंग रूम में दिखाया गया था। ठीक है, मैंने यहां यह डिस्प्ले कैबिनेट देखा और मुझे जिज्ञासा हुई कि इसमें हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, इस आदमी को मैंने घर के अंदर एक तस्वीर में भी पहले देखा है। चलो इसे वापस रख देते हैं।
ठीक है। मैंने सोचा था कि ये कोई पूजा वाली कोई अलमारी होगी या फिर कोई डिस्प्ले कैबिनेट, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है। और वहां उस औरत को देखो जो बच्चे के साथ है। वो बहुत सुंदर है और एक फ्रांस का नक्शा भी जाहिर है। ओह, ये कपड़े बहुत पुराने लगते हैं। हो, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो 1900 के शुरुआती दौर का है। ये वही है जो मैं अपने वीडियो में उस समय पहना करता था। इतने लंबे समय तक ये घर कैसे सुरक्षित रह पाया? ये तो कमाल है। मुझे अभी भी आपको इस प्रॉपर्टी की अटारी में ले जाना है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूं कि हमें अटारी में क्या मिलने वाला है। ठीक है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे यहां बस चीजों का बड़ा सा बिखराव है। जाहिर है, ये बहुत ही पुरानी अटारी है। ठीक है, चलिए पहले यहां इस तरफ देखते हैं। वाह, यहां ऊपर बहुत सारी चीजें जमा की गई हैं। अगर मेरे पास कुछ दिन होते, मैं जरूर इन सब चीजों को देखता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और अभी मुझे यहां कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरी रुचि को जगाए। शुरू से ही यहां ऊपर। आइए दूसरी तरफ देखते हैं। ठीक है, यहां बहुत सारी चीजें हैं। यहां ऊपर बहुत कुछ जमा है। यह कोने में भी एक बिस्तर रखा हुआ है। चलिए थोड़ा पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। क्या सच में कोई यहां ऊपर सोया था? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसा उस समय हो सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बिस्तर अभी भी पूरी तरह से सजा हुआ है। बिस्तर और सब कुछ अभी भी वही है। और ये आम बात है कि लोग इन जगहों की अटारी पर सोते थे उस समय। वाह, क्या अटारी है, क्या जगह है और क्या घर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रात में आप सभी के साथ इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने में मुझे कितना मजा आया। मुझे ये जगह वाकई बहुत पसंद आई। इसका इतिहास, इसका औपनिवेशिक इतिहास काफी दिलचस्प है। बाद में इसका पतन देखना भी उतना ही रोचक था। और मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये मेरा काम हो सकता है और मैं छोड़ी हुई जगहों को पेशे के तौर पर एक्सप्लोर कर सकता हूं। ये सब आपकी वजह से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं, जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें वेबसाइट के लिए या चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा एक अच्छा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में मिलूंगा। अब मैं अपने बिस्तर पर जा रहा हूं। मैं थक गया हूं। अलविदा।